हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 51 के पार्ट पे। अब आगे इना अकेडमी से दूर पहाड़ों के भीतर मूल रूप से सुदूर क्षेत्र जो आमतौर पर किसी भी व्यक्ति से रहित था, इस समय काफी संख्या में मानव आकृतियां एकत्रित थीं। क्या आपने आज जाने का फैसला किया है? सुकियान ने अपने सामने जियोयान को देखा और आह भरी। अब समय आ गया है कि मैं छुट्टी ले लूं। जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी नजर धीरे धीरे इस सुदूर पहाड़ी इलाके में परिचित चेहरों पर पड़ी। एक क्षण बाद वह धीरे से हंसे और बोले, मैंने सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने की खबर इन अकेडमी में फैले और पैंस गेट में हर कोई उदास हो जाए। वो जिया और अन्य लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। जियोयान से भी वे कुछ हद तक उदास महसूस करने लगे। पहले बुजुर्ग, इन कुछ वर्षों में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। जियोयान इस उपकार को नहीं भूलेगा। जियोयान ने एक बार फिर सुकियान को प्रणाम किया और ईमानदारी से बात की। सुकियान मुस्कुराए और सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत जियोयान के कंधों को थपथपाया और कहा, छोटे साथी, तुम्हें इस यात्रा में सावधान रहना चाहिए। मैं आपके उस जियोगेट की देखभाल के लिए किसी को भेजूंगा। अगली बार जब आप लौटेंगे तो आप निश्चित रूप से पूरा जियोगेट देख पाएंगे। जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया। वो 2 कदम पीछे हट गया, सभी की ओर हाथ बढ़ाया और गंभीर स्वर में कहा, हर कोई, जियोयान 3 साल तक एक साथ रहने के बाद भी हमारे संबंधों को नहीं भूलेगा। जब तक जियोयान जीवित है, यदि आपको भविष्य में किसी भी मदद की आवश्यकता हो तो कोई भी आकर जियामा साम्राज्य में मुझे ढूंढ सकता है। जियोयान के शब्दों में ब्लैक कॉर्नर रीजन के स्वभाव की थोड़ी झलक थी, जिससे हर कोई खुश हो गया। अलगाव से उदास माहौल भी थोड़ा शांत हो गया था। जियोयान, जब वो जिया और मैं द1 क्लास में सफलतापूर्वक पहुंच जाएंगे तो हम तुम्हें ढूंढने के लिए जियामा साम्राज्य जाएंगे। हम उस समय आकर आपकी मदद करेंगे। बोलते समय वो हाओ के चेहरे पर एक गर्म सौम्य मुस्कान प्रकट हुई। जियोयान जोर से हंसा। क्या हम पहले ही जा सकते हैं? एक ठंडी ठंडी आवाज प्रसारित हुई। जब उन्होंने मेडुसा का ठंडा चेहरा देखा तो सभी ने अपना सिर उठाया और उनके दिलों से प्रशंसा निकल पड़ी। उन्होंने झट से अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमा लीं। यह महिला वह थी जिससे सुकियान जैसा विशेषज्ञ भी डरता था, बाकी सभी तो बिल्कुल भी नहीं। मेडुसा का आग्रह सुनने के बाद जियोयान मुस्कुराया और देर नहीं की। उन्होंने सभी की ओर हाथ जोड़कर स्पष्ट हंसी के साथ कहा, हर कोई अपना ख्याल रखें। हम यहीं अलविदा कहेंगे। जियोयान ने अपना सिर लिनयान, लिन शियुया, लियुक्विंग और जियान की ओर घुमाया और बोलते समय अपना हाथ हिलाया। चलो। जियोयान की आवाज सुनकर उन चारों ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत सभी की ओर हाथ बढ़ाया और उनके डुक्यूई पंख धीरे धीरे उनकी पीठ पर आ गए। उनके पंख फड़फड़ा रहे थे और उनके शरीर धीरे धीरे आकाश में उठ रहे थे। जियोयान, सावधान रहें। यदि आपको कोई समस्या आती है तो लापरवाही न करें। जियोयू अंततः एक कदम आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं सकी। ठीक है, आराम करो। जियामा साम्राज्य के भीतर इस मुद्दे को सुलझाने के बाद मैं आप सभी को सूचित करने के लिए किसी को भेजूंगा। जियोयान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने तुरंत अपने शरीर को तेजी से घुमाया और अपने अग्निपंख फड़फड़ाए। बिना किसी देरी के वह एक गहरे हरे रंग की अग्नि आकृति में परिवर्तित हो गया जो गहरे पहाड़ों की ओर उड़ रही थी। जिसके बाद मेडुसा, लिन यान, जी यान और 2 अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे चले। सभी ने मानव उन सभी को धीरे धीरे दृष्टि से ओझल होते देखा और अंततः एक क्षण बाद अपनी निगाहें हटा ली। उन्होंने एक दूसरे के साथ धीरे से आहें भरी। वे जानते थे कि जियामा साम्राज्य में लौटने पर जियोयान को जिस खतरे का सामना करना पड़ा वह काफी बड़ा था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय कई वर्षों तक जियामा साम्राज्य में खड़ा था। इसकी नींव अतुलनीय रूप से सुदृढ़ थी। भले ही जियोयान को मेडुसा जैसे मजबूत व्यक्ति की मदद मिली थी, लेकिन संभावना थी कि उसे पूर्ण लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होगी। इस बार जियोयान जिस चीज का इंतजार कर रहा था वह बेहद तीव्र और भयानक लड़ाई हो सकती है। जीत या हार अकेले जियोयान पर निर्भर है। पहले बुजुर्ग, क्या जियोयान इस बार सफल हो सकता है? जिया ने अपनी निगाहें हटा ली और अचानक धीमी आवाज में पूछा। जब उन्होंने यह सवाल सुना तो सभी ने अपनी निगाहें सुकियान की ओर फेंक दी, जो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। यह कहना मुश्किल है, सुकियान ने आह भरते हुए कहा। जियामा साम्राज्य काफी जेनोफोबिक है। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की लंबी विरासत के कारण दक्षिण पश्चिमी महाद्वीप में स्थित होने पर भी इसे काफी अच्छा गुट माना जा सकता है। हालांकि जियोयान के पास असाधारण प्रशिक्षण प्रतिभा है, लेकिन उसकी ग्राउंडिंग बहुत कमजोर है। हो सकता है कि इस बार उन्होंने काफी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया हो, लेकिन यह अभी भी अज्ञात है कि कौन हारेगा। सुकियान को इस तरह बोलते हुए सुनकर वो हाओ और अन्य लोगों की अभिव्यक्ति कुछ उदास हो गई। हालांकि वे यह भी जानते थे कि यह बेकार था, भले ही वे जियोयान के लिए कितना भी चिंतित हों। भले ही वे जियामा साम्राज्य तक जियोयान का अनुसरण करते हों, संभावना है कि वे केवल एक बोझ बनकर रह जाएंगे। ठीक है, आप सभी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमें अंततः पता चल जाएगा कि वह भविष्य में सफल होगा या असफल। यदि जियोयान ने वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को नष्ट कर दिया तो संभावना है कि उसका नाम महाद्वीप के इस दक्षिण पश्चिमी हिस्से में फैल जाएगा। सुकियान मंद मंद हंसा। उसने तुरंत अपना शरीर घुमाया और धीरे धीरे वहां चला गया जहां इना अकेडमी स्थित थी।
ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर फैन सिटी से ज्यादा दूर नहीं एक पर्वत शिखर पर मानव आकृतियां घूम रही थी, कभी कभी एक धीमी जानवर की दहाड़ सुनाई देती थी। दूसरे नेता जियोगेट से सैनिकों को इकट्ठा किया गया है। इस अवधि के दौरान हमने और हम 3 भाइयों ने जो विशेषज्ञ एकत्र किए हैं उन्हें जोड़ते हुए हमारे पास कुल 8 विशेषज्ञ डू वेंग हैं। बाकी अधिकांश विशेषज्ञ डर्लिंग हैं जिन्हें हमने आवश्यकताओं के अनुसार सख्ती से चुना है। न केवल वे मरने से डरते नहीं थे बल्कि उनमें से अधिकांश डूलिंग वर्ग के शिखर पर हैं। एक साहसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति से गहरी आवाज में बात की जो पर्वत शिखर के किनारे खड़ा था। जब उस आदमी ने उस साहसी आदमी की बातें सुनी तो धीरे से अपना सिर घुमाया। उनके ठंडे सख्त व्यवहार से यह स्पष्ट रूप से जियोली था जो फैन शहर के भीतर विशेषज्ञों को इकट्ठा कर रहा था। उसने अपना सिर हिलाने से पहले उस साहसी व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है। ये शब्द बोलने के बाद जियोली की नजर पर्वत शिखर की ढलान की ओर गई। वहां 100 से अधिक काली आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं। इन काली आकृतियों के सामने अलग अलग ऊंचाई और चौड़ाई वाली 7 मानव आकृतियां थीं। अपने शरीर से हल्की सी रिश्ती हुई शक्तिशाली आभा को महसूस करके ये 7 लोग वास्तव में डू वांग वर्ग के विशेषज्ञ थे। पहाड़ की ढलान पर इतने सारे लोगों के जमा होने के बावजूद वहां बिल्कुल सन्नाटा था। एक हल्की सी दबाव भरी अनुभूति ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया। यहां तक कि जंगल से चुपचाप निकलने वाली जानवरों की दहाड़ें भी बहुत कमजोर हो गईं। क्या डार्क स्काई सेक्ट, लुओशा गेट और वाइल्ड लांग गैंग से कोई खबर है? वे क्यों नहीं आए? जियोली ने उन काली आकृतियों से अपनी नजरें हटा ली और उसने अचानक भौहें सिकोड़कर कहा। यह सुनने के बाद बिग याओ उत्तर देने ही वाला था कि तभी आकाश में एक महिला की हंसी सुनाई दी। ठीक है, छोटा भाई जियो वास्तव में चिंतित है। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से बाहर इस यात्रा के लिए हमें कम से कम कुछ महीनों की आवश्यकता होगी। यदि हम उचित तैयारी नहीं करेंगे तो क्या हमारा पुराना घर दूसरों द्वारा जब्त नहीं कर लिया जाएगा? हंसी की आवाज के बाद तेज हवा की एक बड़ी लहर तेजी से आई। तुरंत 10 से अधिक विशाल उड़ने वाले जानवर दूर आकाश से उड़ गए। पलक झपकते ही उड़ते हुए जानवर इस पर्वत शिखर पर रुक गए और असंख्य मानव आकृतियां तेजी से नीचे आने लगीं। अंततः वे सभी आसपास के पेड़ों की चोटी पर बिखर गए। एक अस्पष्ट नजर में संभवतः कम से कम 100 लोग थे। उनमें से प्रत्येक की आभा असाधारण थी। जाहिर है वे सभी काफी मजबूत थे। कई काली आकृतियों के नीचे आने के बाद अंततः 3 बेहद शक्तिशाली आभाएं दुखी पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आईं। अंततः उन्हें पहाड़ की चोटी के ऊपर मध्य हवा में लटका दिया गया। उनकी नजर जियोली के पीछे लाइनअप पर पड़ी और आश्चर्य उनकी आंखों में चमक गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई जियो में वास्तव में कुछ क्षमता है। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि आप वास्तव में केवल 1 महीने के भीतर इतने सारे विशेषज्ञों को इकट्ठा करने में सक्षम हैं। जियोली मुस्कुराए और कुछ हद तक बेपरवाह अंदाज में बोले, मेरे तीसरे भाई की स्थिति 6 स्तर के कीमियागर के रूप में होने के कारण यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि उसके पास संग्रह करने की ऐसी क्षमता है। यह सुनते ही टाइवू और बाकी दोनों की आंखें चमक उठीं। वे तुरंत मुस्कुराए और सहमत हुए, छोटा भाई जियो सही है। यदि प्रमुख जियो टियर 6 कीमियागर के रूप में अपनी पहचान घोषित करने को तैयार है तो कुछ डू वांग के बारे में भूल जाए। यह संभावना है कि कुलीन डू वांग भी आगे बढ़ जाएंगे। जियोली मुस्कुराया और फीकी आवाज में बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि आप तीनों जो लोग लेकर आए हैं उनकी ताकत क्या है? जियोली की बातें सुनने के बाद टाइवू, ओल्ड यिंगबू और सू मेई ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। वे तुरंत हंसे और बोले, हम में से प्रत्येक 2 विशेषज्ञ डू वैंग्स लाए हैं। हमारे सहित 3 कुलीन डू हुआंग हैं। शेष सभी हमारे गुट के कुलीन वर्ग के लोग हैं। मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के मुख्य शिष्यों से कमजोर नहीं होंगे। 6 डू वैंग्स, यह ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में आप तीनों की स्थिति से मेल नहीं खाता है। जियोली ने बेतरतीब ढंग से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। डार्क स्काई सेक्ट, लुओशा गेट और वाइल्ड लांग गैंग सभी ब्लैक कॉर्नर रीजन के शीर्ष स्तरीय गुट थे। अब केवल 2 विशेषज्ञ डू वांग को बाहर निकालने की उनकी शैली वास्तव में थोड़ी कमजोर थी। छोटे भाई जियो को हमारे बारे में सोचना चाहिए। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की तुलना अन्य स्थानों से नहीं की जा सकती। यदि हम अपने गुट से बहुत सारे संभ्रांत लोगों को लाते हैं तो संभावना है कि जब हम वापस लौटेंगे तो हमारे पुराने घर को दूसरों ने साफ कर दिया होगा। सू मेई और अन्य 2 ने असहाय होकर कहा। जियोली की भौहें सिकुड़ गईं और वह केवल अपना सिर हिला सका। ये शब्द सचमुच सत्य थे, इसलिए वह और कुछ नहीं कह सका। यह सौभाग्य की बात थी कि ये तीनों साथी डू हुआंग वर्ग के विशेषज्ञ थे और इन्हें सबसे बड़ा मददगार माना जा सकता था। के छोटे भाई जियो, हमारे लोग पहले ही आ चुके हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि प्रमुख जियो अभी तक क्यों उपस्थित नहीं हुए हैं? बूढ़े यिंगबू हंसे और अचानक पूछा जब उसकी नजर सभी दिशाओं में घूम गई। ओल्ड यिंगबू की बातें सुनने के बाद सू मेई और टाइवू ने भी जियोली की ओर अपनी निगाहें डाली। इस बार वे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जैसे गुट का विरोध करने के लिए जियामा साम्राज्य तक एक लंबी दूरी की यात्रा करने जा रहे थे। यदि जियोयांग, यह प्रभारी व्यक्ति भी आसपास नहीं होता तो उनमें साहस नहीं होता। मैंने पहले ही तीसरे भाई को सूचित कर दिया है। जियोली मुस्कुराया। हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा करता, एक फीकी हंसी तेजी से आकाश से प्रसारित हुई और इस पर्वत शिखर पर गूंज उठी। हंसी की आवाज आने के कुछ देर बाद ही तेज हवा की आवाज की एक लहर आ गई। तुरंत कुछ मानव आकृतियां आकाश के किनारे पर उभर आईं। पलक झपकते ही वे चमक उठे और पर्वत शिखर पर प्रकट हो गए। सबसे आगे काले कपड़े पहने युवक ने टाइवू और अन्य लोगों की ओर अपना सिर उठाया और हंसा।
ठीक है, मुझे यहाँ इंतजार करने के लिए, हर किसी को परेशान करने के लिए खेद है। जियोयान के सामने आने के बाद पर्वत शिखर पर माहौल में थोड़ा बदलाव आया। जियोली के पीछे खड़ी उन काली आकृतियों ने भी अपनी निगाहें उस ओर घुमा दी। इस समय मूल रूप से शांत वातावरण पूरी तरह से शांत हो गया। पहाड़ की चोटी पर एक प्रकार का असामान्य दबाव छा गया। यहाँ तक कि जंगल में जादुई जानवरों की दहाड़ भी इस समय पूरी तरह से गायब हो गई थी। टाइवू, सू मेई और ओल्ड यिनगू चुपचाप काले कपड़े पहने मुस्कुराते हुए युवा व्यक्ति को देखकर उनके दिल में आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान वापस ले ली। हालांकि इस युवक की उम्र उनसे बहुत कम लग सकती है, लेकिन उनके क्रूर चरित्रों के बावजूद, जिन्हें ब्लैक कॉनक क्षेत्र के भीतर सम्मानित किया गया था, उन्हें उसके सामने पूर्ण शांति बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी स्पष्ट रूप से जानते थे कि इस युवक ने ब्लैक कॉनक क्षेत्र से डूजोंग वर्ग के एक कुलीन डू हुआंग और आधे फुट के एक विशेषज्ञ को दुखद तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए वे जियोली के ठंडे, उदासीन चेहरे के सामने हंसमुख और विनोदी तरीके से बात करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उनके पास इस मुस्कुराते हुए युवा व्यक्ति के सामने अपना ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक कि उसे हल्का करने की भी थोड़ी हिम्मत नहीं थी। आखिरकार आप आ गए। यह संभावना थी कि केवल जियोली ही अप्रभावित रह सकता था। इसलिए उन्होंने माहौल में उस मामूली बदलाव को नजरअंदाज कर दिया और जियोयान से मुस्कुराते हुए बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। जियोयान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने तुरंत लिन यान, जियान और अपने पीछे 3 अन्य लोगों की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, आपको उन्हें भी पहचानना चाहिए। वे सभी मेरे दोस्त हैं और उन्हें मददगार माना जा सकता है जिन्हें मैंने इस बार इकट्ठा किया है। यह सुनकर जियोली थोड़ा खुश हुआ। अपनी दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि लिन यान और अन्य सभी काफी मजबूत थे। वह जियान, जिसकी बाहरी शक्ल एक छोटी लड़की की तरह थी, ने भी उसे उसके आर पार देखने में असमर्थ होने का एहसास कराया। इस तरह की भावना कुछ ऐसी थी जिसे जियोली ने केवल जियोयान और इस बेहद प्यारी छोटी लड़की पर महसूस किया था, जो डूवांग वर्ग के बीच जेद से बनी हुई प्रतीत होती थी। ये 5 लोग विशेषज्ञ हैं जिन्हें मैंने कुछ समय पहले ब्लैक कॉनक क्षेत्र के भीतर से इकट्ठा किया था। उनकी सभी ताकतें द वांग वर्ग में हैं। जियोली ने मुस्कुराते हुए बात की और 5 मानव आकृतियों की ओर इशारा किया, जिनका शरीर ढलान पर भाले की तरह सीधा खड़ा था और वे एक तेज और कठोर आभा उत्सर्जित कर रहे थे। हाँ, बुरा नहीं है। जियोयान की नजर 5 मानव आकृतियों पर पड़ी। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। इन 5 लोगों की ताकत 6 सितारा डू वांग के आसपास थी। पूरे ब्लैक कॉनक क्षेत्र में रखे जाने पर भी उन्हें मजबूत लोग माना जा सकता है। हाँ, जियोयान मेरी सहायता करने में सभी के एहसान को याद रखेगा और सफल होने पर निश्चित रूप से सभी को एक संतोषजनक इनाम देगा। जियोयान मुस्कुराया, अपने हाथ एक साथ जोड़े और बोला। अपने दिल में वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि यह स्वाभाविक था कि ये लोग मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जैसे महान दुश्मन को नाराज करने का जोखिम उठाकर उसकी मदद करने में सक्षम होने के लिए काफी समृद्ध इनाम चाहते थे। इसलिए धन्यवाद का कोई भी शब्द कहना दूसरों को उस तरह प्रेरित नहीं कर सकता जैसा ऐसा कोई वाक्य कर सकता है। जब तक प्रमुख जियो आदेश देता है, हम मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को तब तक मारेंगे जब तक कि रक्त एक नदी नहीं बन जाता, भले ही वह घटिया संप्रदाय कितना भी मजबूत क्यों न हो। उत्साहित होने के अलावा कुछ विशेषज्ञ डू वैंग्स के मुंह से खून के प्यासे शब्द निकले जो ब्लैक कॉनक क्षेत्र के लिए अद्वितीय थे। जियोयान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने खाली हवा में अपनी हथेली दबाए और उन्हें शांत किया, जिसके बाद उसने तुरंत ओल्ड यिनगू, सू मेई और वू टाई की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। एक क्षण बाद उसकी नजर 3 गुटों के विशेषज्ञों की ओर गई। बूढ़े यिनगू और अन्य 2 के दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ गईं जब उन्होंने जियोयान की निगाहें दूसरी ओर देखते हुए देखी। जियोली का सामना करते समय वे लापरवाही से बोल सकते थे। खांसी, चीफ जियो, इस बार जिया मा साम्राज्य की यात्रा बहुत लंबी कही जा सकती है। बस वहां और वापसी की यात्रा में कुछ महीनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आवश्यक अतिरिक्त समय का उल्लेख किए बिना के अलावा आपको ब्लैक कॉनक क्षेत्र की स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए। अज्ञात संख्या में लोग हमारी संपत्तियों को घूर रहे हैं। यदि हम अपने गुटों के भीतर कुछ हद तक मजबूत ताकत नहीं छोड़ते हैं तो संभावना है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि बूढ़े यिनगू ने जियोयान के माथे पर शिकन महसूस की जब उसने सूखी खांसी निकाली और जल्दी से बोला। जब वह बोल रहा था, उसने गुप्त रूप से रानी मेडुसा पर भी नजर डाली, जो जियोयान के पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसने अपने दिल में तभी राहत की सांस ली जब उसे दूसरी तरफ कोई असामान्य हलचल नहीं दिखी। उसने वास्तव में इस सच्चे कुलीन डूजोंग के प्रति अपने दिल की गहराई में एक आतंक महसूस किया। यह सुनकर जियोयान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत कहा, आप तीनों ने पहले ही व्यक्तिगत रूप से यात्रा करके हमारे समझौते को पूरा कर दिया है। जियोयान स्वाभाविक रूप से आपको किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। जियोयान की बातें सुनने के बाद बूढ़े यिनगू और अन्य लोगों ने चुपके से अपने दिल पर लटके हुए विशाल पत्थर को खोल दिया। वे चिंतित थे कि जब जियोयान मान करेगा कि वे और लोगों को भेजे तो वे किस तरह की कठिन स्थिति में पड़ जाएंगे। हालांकि जियोयान के अगले वाक्य पर उन तीनों के दिल एक बार फिर से खिल उठे। आप तीनों को पता होना चाहिए कि इस ऑपरेशन में कुछ खतरा है। इसके अलावा यह मामला जियोयान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे आशा है कि जब आप मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से लड़ेंगे तो आप तीनों मामले को बेतरतीब ढंग से फैलाने का रवैया नहीं अपनाएंगे। अन्यथा जियोयान मंद मंद मुस्कुराया, लेकिन उसकी काली काली आंखों में एक भयंकर कठोर चमक चमक उठी। उनकी शांत आवाज में भी अतिरिक्त शीतलता आ गई।
हालांकि सब कुछ पहले से ही तैयार था। जियोयान ने और यिनगू और इन अन्य साथियों को स्पष्ट रूप से समझा। यदि वह खटखटाता नहीं और उन्हें थोड़ा हिलाता नहीं तो संभावना थी कि वे सचमुच चुपचाप कुछ चालें खेलते। यह वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। जियामा साम्राज्य की यह यात्रा वास्तव में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। वह ऐसी कोई भी छोटी सी गलती नहीं होने देगा जिसके कारण उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए। जियोयान स्वाभाविक रूप से किसी के प्रति दयालु नहीं होगा जो उसकी योजना के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप करेगा। वह अब वर्तमान वाला अज्ञानी युवक नहीं रहा, वह तब था। बूढ़े यिनगू, सुमेई और टाइवू ने भी जियोयान की आवाज के भीतर की चेतावनी और शीतलता को समझा। उनके हाव भाव तुरंत थोड़े बदल गए। बूढ़ा यिनगू जोर से हंसा और बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाला पहला व्यक्ति था। चीफ जियो, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि चूंकि हमने आपको मदद देने का वादा किया है, हम सभी एक ही नाव में हैं। हम निश्चित रूप से नाव को तराशने और एक साथ डुबाने जैसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से इस तरह से सबसे अच्छा है। एक बार मामला सफल हो जाए, जियोयान निश्चित रूप से वह इनाम सौंप देगा जो आप सभी को चाहिए। कोई देरी नहीं होगी। यह सुनने के बाद धीरे से बोलते हुए जियोयान के चेहरे पर एक बार फिर से गर्म मुस्कान आ गई। वे तीनों जियोयान के साथ मुस्कुराते हुए गए क्योंकि उन्होंने देखा कि जियोयान का चेहरा किताब पलटने जितनी तेजी से कैसे बदल गया। हालांकि उन्होंने चुपचाप अपनी जीभ अपने दिलों में दबा ली। मुद्दों से निपटते समय इस व्यक्ति ने किस प्रकार एक 20 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। वह उन बूढ़ी लोमड़ियों से बिल्कुल भी अलग नहीं था जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी इधर उधर घूम घूम कर बिताई थी। 3 लोगों को हिलाने के बाद जियोयान ने केवल अपना सिर घुमाया। उसकी नजर जियोली पर पड़ी। जब वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए तो दोनों के दिलों में एक ही विचार साझा हुआ। इस बार जियामा साम्राज्य का रास्ता बहुत दूर है। यहाँ तक कि एक विशेषज्ञ डू वान के लिए भी डूक्यूई पंखों का उपयोग करके जल्दी से दूरी तय करना असंभव है। इसके अलावा हमारे साथ काफी संख्या में डूलिंग वर्ग के लोग भी हैं। जियोयान को स्थिति को पूरी तरह से स्थिर होते देख जियोली ने आखिरकार अपना मुंह खोला और बोला। जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया। उस समय उन्होंने जियामा साम्राज्य से ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की यात्रा करते समय भी काफी समय बिताया था। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि दोनों के बीच का सफर कितना लंबा था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ इसे पूरा करने के लिए उसे रास्ते में कुछ बार आराम करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर हमें जियामा साम्राज्य तक जमीन पर चलना पड़े तो संभावना है कि हम आधे साल के भीतर नहीं पहुंच पाएंगे। जियोली हंसे। उसने तुरंत अपने मुंह से एक तेज सीटी बजाई। जब सीटी बजाई गई तो तुरंत धीमी गहरी जानवरों की दहाड़ की लहरें सुनाई दी, जिसके बाद हजारों पक्षियों ने जंगल से उड़ान भरी और 10 विशाल भयंकर दिखने वाले जादुई जानवरों ने अपने पंखों को फड़फड़ाया। जंगली हवा की लहर लेकर वे तेजी से पर्वत शिखर की ओर बढ़े और जियोली की ओर एक धीमी जानवर दहाड़ का उत्सर्जन किया। ये 10 टाइगर ईगल जानवर सच्चे रैंक 4 के जादुई जानवर हैं। ये न केवल भयंकर होते हैं बल्कि बेहद लंबी दूरी तक उड़ान भरने में भी माहिर होते हैं। हालांकि इन चीजों पर काबू पाना बहुत गर्व की बात है। मैंने बीस्ट टैमिंग गेट से उन्हें बदलने के लिए काफी भारी कीमत खर्च की है, जियोली ने मुस्कुराते हुए कहा और 10 बड़े आकार के जादुई जानवर की और इशारा किया। रैंक 4 जादुई जानवर हो। जियोयान को यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ये 10 टाइगर ईगल जानवर 10 मजबूत डूलिंग के बराबर थे? रास्ते में हमें जिन विभिन्न चीजों की आवश्यकता होगी उनकी व्यवस्था कर दी गई है। हम किसी भी समय जियामा साम्राज्य की ओर उड़ान शुरू कर सकते हैं। जियोली मुस्कुराया। उसकी निगाहों से कुछ बेतहाशा गर्मी और चिंता झलक रही थी। चूंकि मामला यही है। जियोयान मुस्कुराया। उसकी गहरी काली आंखों में एक असामान्य गर्मी भी उभर आई क्योंकि उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। हम अब भी किसका इंतजार कर रहे हैं? हर कोई तुरंत टाइगर ईगल बीस्ट पर चढ़े। हम आज से जियामा साम्राज्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे। जियोयान के शब्द अभी सुनाई ही दिए थे कि 100 से अधिक काली आकृतियां जो पहाड़ की ढलान पर लकड़ी के खंभे की तरह खड़ी थी, व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने लगी। वे तुरंत जमीन पर रेंग रहे उन टाइगर ईगल जानवर पर उतरे। डार्क स्काई संप्रदाय और अन्य 2 गुटों के विशेषज्ञ भी हवा में उड़ने वाले जानवरों की ओर दौड़ पड़े। जियोली ने सभी के अपनी स्थिति लेने का इंतजार किया, इससे पहले कि उसके मुंह से एक बार फिर तेज सीटी निकल जाए। तुरंत 10 टाइगर ईगल जादुई जानवर धीमी दहाड़ के साथ खड़े हो गए। वे अपने चौड़े पंख फड़फड़ाते हुए एक जंगली जानवर को लेकर धीरे धीरे आकाश में चढ़ गए। जियोयान टाइगर ईगल जानवर के सिर पर खड़ा था। सामने से आ रही हवा से उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे। उसने अपना सिर नीचे किया और जमीन को धीरे धीरे एक बार फिर उठाने से पहले धीरे धीरे छोटी होती हुई जमीन को देखा। उसकी वे आंखें सुदूर उत्तरी आकाश की ओर घूर रही थीं। उसके मुंह का कोना धीरे धीरे एक गहरी और ठंडी मुस्कान में खींच गया। जियामा साम्राज्य मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जियोयान वापस आ गया है। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।